हेलो हाय, कैसे हो? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑल गुड? यस सर। बट अबाउट चलिए, ऑल गुड ऑल गुड। स्टार्ट करते हैं। के जस्ट गिव मी अ सेकंड। या, ओके। सो हियर वी गो। ठीक है, कल हमने यहाँ पे फोर लूप तक कर लिया था, है ना? जी यस सर। एंड फोर वगैरह ये सब कर लिया था हमने। ठीक है, तो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो हम करेंगे फंक्शंस के साथ। ठीक है, दिस इज अ वेरी बेसिक फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एक दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहले मैं इसकी किसी भी अपने पैरामीटर की वैल्यू बता सकता हूँ कि भाई ये इंटीजर में होगा, स्ट्रिंग में होगा, या किस में एक्सेप्ट करना है। ठीक है, दूसरा डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकता हूँ, नन वैल्यू सेट कर सकता हूँ, एंड रिटर्न वाला पार्ट क्लियर यस सर। है ना? ठीक है, उसके बाद इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली इनपुट लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे इंट में कन्वर्ट करके भेजा है। ठीक है ना? ठीक है सर। तो दिस इज द वेरी बेसिक पार्ट ऑफ फंक्शन। इसी तरीके से मेरे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है रिकर्सिव फंक्शंस का। ठीक है, फंक्शन काफी बेसिक पार्ट ही है, तो यहाँ पे मेरे पास रिकर्सिव फंक्शंस का पार्ट आता है। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शंस की अगर मैं फंक्शन बात जो करूँ, खुद की और जो अपने आप को कॉल करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, तो मैंने यहाँ से बेसिकली एक टेबल प्रिंट करने का फंक्शन बनाया, रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन ना, इसकी एक चीज है कि भाई रिकर्सिव फंक्शंस को मैं कभी भी लूप की रिप्लेसमेंट में यूज नहीं करता। ऐसा क्यों है, रीजन पता है? नहीं सर। देखो, रिकर्सिव फंक्शन वैसे तो जैसे इंटरव्यू वगैरह में अगर बोला जाए ना कि भाई कोई ऐसा टेबल वगैरह प्रिंट करना है या कुछ भी करना है बिना लूप को यूज करे, तो आप रिकर्सिव फंक्शन से उसे करके दिखा सकते हो, नो इश्यू। बट एक एक्चुअल प्रोडक्शन कोड में जब भी मैं एक एक्चुअल मेन कोड लिखूंगा, मैं ना कभी भी रिकर्सिव फंक्शन का यूज नहीं करता। रीजन बीइंग कि व्हेन कंपेयर टू लूप्स, इनकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही ज्यादा होती है। ठीक है। गेटिंग योर पॉइंट? ये जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, दोनों ही बहुत ज्यादा होती है। क्यों? हम्म, क्योंकि फर्स्ट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं, तो जब भी एक फंक्शन कॉल होता है वो एक प्रोसेस की तरह स्पॉन होता है। ठीक है, ठीक है। पाइथन में जो मेन प्रोसेस होता है उसका एक सब प्रोसेस की तरह एक फंक्शन हमेशा स्पॉन होता है। सो वो ना मेरी रन टाइम मेमोरी ज्यादा लेता है। ठीक है, जब रन हो रहा है पाइथन का कोड एंड मैंने उसके अंदर रिकर्सिव फंक्शन यूज किए हुए हैं, तो कंपेयर टू लूप्स, फॉर लूप ले लूं या वाइल लूप ले लूं, ये स्पेस ज्यादा लेगा मेरी रैम के अंदर बेसिकली। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि भाई देखो स्पेस ज्यादा ले रहा है, तो हर एक फंक्शन का एक अपना प्रोसेस बना हुआ है, राइट? और जब हर एक फंक्शन का जी एक अपना प्रोसेस बना हुआ है, तो टाइम ना मल्टीप्लाई होता चला जाता है। अगर बहुत ज्यादा छोटे फंक्शन है, बहुत ज्यादा छोटा रिकर्जन है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट बहुत बड़े बड़े रिकर्जन के लिए टाइम ना मल्टीप्लाई होता चला जाता है, क्योंकि हर एक प्रोसेस बैकग्राउंड में स्पॉन हुआ है एंड वो अगले प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो करता है। जबकि लूप्स जी के सर। केस में ऐसा नहीं होता। लूप्स के केस में क्या होता है कि एक उसने प्रिंट किया, वो प्रोसेस फिल हुआ, फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब टेक्निकली लूप एक ही प्रोसेस में वर्क करते हैं, एक ही सब प्रोसेस में। बट हाँ, ये मल्टीपल सब प्रोसेस में वर्क करते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक्स ऑफ फंक्शन। ठीक है सर। बेसिक ये मतलब इसमें बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। बाकी आप फंक्शन के अंदर भाई इंडेंटेशन वगैरह का ध्यान रखना है। डेफ से डिफाइन किया जाता है, कॉल बैक जरूरी होता है। ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं इसकी। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, कोड ही एक बार मैं रन करके देख रहा था। डिफाइन टेबल हाँ, कर लो। नम अप टू कीवर्ड है ना हमारे, नम और अप टू तो नहीं, कीवर्ड नहीं है ये, पैरामीटर्स है मेरे। पैरामीटर्स है। अप टू वो नहीं होता कोई कीवर्ड। ओह, होता है? अच्छा, नहीं नहीं होता। कैपिटल यू वाला होता है वो। और नम भी कोई कीवर्ड नहीं होता मेरा। पैरामीटर पास करा दिया हमने। नम इनटू आई। नम तो सर यूजर इनपुट रहेगा ना। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ, मैं क्या क्या कह रहे थे आप? ये फंक्शन आपने बना रखा है, एक बार इसको थोड़ा बताओगे। बेसिक सा सिंपल से टेबल प्रिंट करने का फंक्शन है। इसके अंदर तीन मैं वैल्यूज लेता हूँ, नम, अप टू और आई। कि भाई नम किस का टेबल प्रिंट करना है, कहाँ तक प्रिंट करना है, और स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी।
ओके ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे ठीक 2, 10 और 5 दिया हुआ है, तो 2 का टेबल 10 तक प्रिंट होगा, बट स्टार्ट 5 से होगा। ठीक है ठीक है। ठीक है ना। बाकी अंदर तो बस मैंने प्रिंट किया है स्ट्रिंग लगा के, बेसिक एक जो लाइन होती है, मैं चेक कर लिया कि भाई जो आई की वैल्यू है वो स्मॉलर देन अप टू होनी चाहिए, और अप टू से स्मॉलर है, तो फिर मैंने टेबल को दोबारा कॉल कर दिया आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना। जब वो जब तक चलेगी, जब तक की आएगी वैल्यू छोटी रहेगी अप टू तक। बिल्कुल बिल्कुल। और सोचो कि भाई अप टू में 10 दिया है, राइट, तो मैंने सिर्फ छोटा चेक किया, इक्वल टू चेक नहीं किया, है ना। तो इक्वल टू मैंने इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि जो एक्चुअली में प्रिंटिंग वाला पार्ट हो रहा है वो पहले हो रहा है चेक से। जी सर। सो जब अप टू की वैल्यू 10 होगी तो प्रिंट होके आएगा, और मान लो 10 की केस में ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, तो भाई फिर वो 11 भी प्रिंट कर देगा। इसलिए मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, मैंने सिर्फ स्मॉलर देन लगाया है। क्लियर है। कैसे क्लियर है। सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, है ना। ये होता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस होता है। ठीक है। बाकी वही कॉल बैक वगैरह और इसके बारे में थोड़ा सा हम इन डेप्थ जब हम ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ते हैं तब पढ़ेंगे। किसके बारे में सर? ऊप्स के कंसेप्ट जब पढ़ेंगे ना, नहीं, हाँ उसके कंसेप्ट जब पढ़ेंगे, जब क्या पढ़ेंगे इन डेप्थ हम? ये फंक्शंस का जो टॉपिक है ना, इसके बारे में थोड़ी और चीजें तब पढ़ेंगे। ओके 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 ओके। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। इसके बाद मेरे पास आती है एरर हैंडलिंग। कोड देख लो एक बार, कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना। सर एरर हैंडलिंग बता दीजिए एक बार ना। बता देते हैं। एरर हैंडलिंग का बेसिक मतलब होता है कि भाई देखो, अब ना एरर हैंडलिंग के टाइम पे मैं जो मेरे सिंटेक्स एरर वगैरह होते हैं, जो कि भाई मैं एज अ प्रोग्रामर एरर कॉज कर रहा हूँ, वो चीजें हैंडल नहीं की जाती, वो चीजें तो मेरे को डीबग करनी ही पड़ती है। एरर हैंडलिंग का मेन गोल होता है कि भाई जब मेरा प्रोग्राम एक यूजर से इंटरेक्ट करता है और यूजर कुछ उल्टा सीधा इनपुट दे दे, तो एरर जो कॉज होता है ना, उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है। मैंने सिंपल सा एक कोड क्या लिखा हुआ है कि भाई मैंने टेबल का ही फंक्शन कॉल किया है नम और अप टू के साथ। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और, अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं, इस वाले को हटा देते हैं, इस कॉल बैक की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे ना कंसेप्ट होता है जो नम और अप टू है। अब जब मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है तो मैंने इसको पास नहीं किया है, क्या पॉइंट? अच्छा नहीं, इसमें एक मिनट, हाँ इसके अंदर ये एरर कॉज करेगा, ये वाला इसका नहीं है, ये फंक्शन इसका नहीं है, ये एरर कॉज करेगा। तो मैंने हैंडल करवाई थी इस चीज को, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं। बेसिकली फंक्शन है जो टेबल का फंक्शन है वो कॉल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि भाई मैंने नम और अप टू दो वैल्यूज यूजर से इनपुट ली, ठीक है, साथ ही उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया। ठीक है। अब इश्यू क्या है कि भाई अगर यूजर नॉर्मली नंबर डाल दे तब तो मेरा कोड चल जाए, बढ़िया चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नॉर्मली एक टेबल लिखने का कोड बनाता। बट अगर यूजर ने बाई चांस मेरा जो नंबर डाला है उसकी जगह पर एबीसीडी कुछ डाल दिया, मतलब कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करा दी, स्ट्रिंग वैल्यू पास करा दी, तो वो एरर कॉज कर देगा क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा वो। ठीक है ना। तो मैं उसको एक्सपेक्ट में डाल देता हूँ कि भाई इंस्टेड ऑफ शोइंग द एरर इट विल शो कि यू नीड टू एंटर ओनली नंबर्स। यू नीड टू एंटर ओनली नंबर्स। हाँ, एक काम करता हूँ, एक ना छोटा सा टेबल का फंक्शन लिख देता हूँ, या इसी को मैं अनकमेंट कर देता हूँ एंड इसके अंदर पास नहीं कराते। सर मैं तो कह रहा हूँ एक फंक्शन ना लिख ही लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ये ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली का जो कंसेप्ट है क्लियर समझ में भी आ जाएगा। हाँ हाँ, भाई मैं टेबल का एक फंक्शन बस लिख ही रहा हूँ, हाँ है ना, इससे बेसिकली इससे लिंक भी हो जाएगा ना। जी जी। और ठीक है, अब ये चीज सही वर्क करेगी। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने ना नंबर अप टू यहाँ पे पैरामीटर्स की तरह लिए हुए थे, मैं उनको यूज नहीं कर सकता था जब तक मैं नीचे से पास नहीं करूं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है यस सर। बट मैंने जो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है उसके अंदर मैंने पास नहीं किया है उसे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपल चेक कर लिया कि भाई नम इज नन और अप टू इज नन, दोनों में से कुछ भी अगर नन है, ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा वैल्यू रिटर्न को, कर देगा, मतलब कुछ भी आंसर नहीं देगा। और अगर ऐसा नहीं है तो ये नॉर्मली अपना प्रिंट वाला काम कर देगा। ठीक है समझ आया? सिंपल है।
यस सर, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखो जो ट्राई एक्सपेक्ट में मैंने क्या किया, नम और अप टू लिया। ठीक है, इसके अंदर एरर कॉज होने के चांसेस है, इसलिए मैंने इसको ट्राई में डाला। मेरे पास एरर हैंडलिंग के तीन बेसिकली यू कैन से स्टेटमेंट्स होती हैं, ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। इसमें से अगर मैं ट्राई यूज करूँ तो मेरे को एक्सेप्ट यूज करना कंपलसरी है, फाइनली मेरे पास ऑप्शनल होता है। ओके अगर मैं यहाँ से फाइनली हटा भी दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके ओके। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखा कि भाई नंबर अप टू मेरे पास जो नंबर्स है वो आ रहे हैं। अगर इस वाले ब्लॉक में जो ट्राई का ब्लॉक है इसमें कोई भी एरर कॉज नहीं होता तो एक्सेप्ट वाला पूरा पार्ट स्किप हो जाता है, सीधा जाता है फाइनली के ऊपर वो। फाइनली के पास, ठीक है। ठीक है। और अगर इसके अंदर कोई एरर कॉज होता है तो भाई यहाँ पे एक्सेप्ट में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ वैल्यू एरर लिया है, तो भाई अगर वैल्यू एरर कॉज होता है तो एक्सेप्ट वाला मेरा रन होएगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपली प्रिंट किया यू नीड टू एंटर ओनली नंबर्स, और फिर मैंने बोल दिया कि भाई डू यू वांट टू सी द एरर और नॉट। ठीक है। तो भाई मैंने चेक कर लिया कि अगर यूजर बाय डालता है तो मैंने प्रिंट ही कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एरर मैंने एज ई लिया था। यस यस। और फिर फाइनली वाला फिर भी रन होएगा। ओके। तो चाहे एरर आए चाहे ना आए फाइनली यार नए फाइनली वाला रन हो गई होगा। हाँ, इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको। देखो एंटर नंबर, मैंने 12 डाला, 5 डाला, नेम टेबल इज नॉट, अच्छा टेबल्स स्पेलिंग ही पूरी थी, एक मिनट। ये ली होती है ना, हाँ वही लिखे है मैंने। ठीक है। ठीक है, नंबर 12 डाला, 5 डाला, अब क्या हो गया सर यहाँ पर भी आएगा ना ये 241 लाइन में अंदर। हाँ जी 240। 240 जी जी वो उसको कॉल बैक कर रहे हैं ना। जी जी। 12 डाला, 5 डाला, अभी क्या हो गया, गिवन गिवन मैंने पोजीशन आर्गुमेंट दिएगा। अच्छा यहाँ पे पोजीशन आर्गुमेंट, ये जो आर्गुमेंट दे रखे हैं हमने, हाँ यहाँ पे भी आर्गुमेंट नहीं देंगे ना, क्योंकि ऊपर ही नहीं हमने डिफाइन किया। हाँ ठीक है। 12 5 अब क्या है, नेम ऐसा इज नॉट डिफाइंड, ऐसा ही अरे आई है ना ओनली। हाँ, अरे मैंने वो कंट्रोल एस किया था, कंट्रोल दबा नहीं था, वो सिर्फ ऐसा टाइप हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। 12 5 हाँ देखो 12 का टेबल 5 तक प्रिंट हो गया, सिंपल मेरा चल गया है ना। बट अगर मैं यहाँ पे मान लो मैंने 12 डाला और यहाँ पे कोई एरर आ गया, ठीक है, तो एंटर अप टू में डाला, यहाँ पे एरर आया, नंबर डालना था मेरे को, मैंने नंबर नहीं डाला, एरर आ गया, टू एंटर ओनली नंबर्स। अब मैं बाय कर देता हूँ तो भाई अच्छा इसको मेरे को वो भी डिफाइन करना पड़ेगा ना, ये भी करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू तो दी नहीं मैंने उसे। अब इसे चलेगा 12 डाला, सम रैंडम नंबर स्ट्रिंग डाल दी, डू यू वांट टू सी द एरर, नहीं देखना है मुझे। ठीक है। और देखो एग्जिट हो गया सिर्फ। ठीक है, एरर नहीं आया प्रॉपर। ठीक है। अगर हम यस करते तो सर, यस करते तो वो एरर दिखाता। वो एरर अच्छा तो लास्ट टाइम दिखा रहा था। नहीं नहीं इस तरीके से दिखाएगा बस, अच्छा अच्छा। जो लास्ट में आता है ना वैल्यू एरर के आगे वाली एक लाइन आती है, जी 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 जी। हाँ वो वाली आएगी सिर्फ। क्लियर है? यस सर क्लियर। कोई डाउट तो नहीं इसमें? कोई डाउट। ठीक है, तो इस वाले कॉल को बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा था एरर हैंडलिंग का पार्ट, समझ आया? क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है। उसके बाद फाइल हैंडलिंग आ गई, एक बार इसको भी रीलोड दे दो, आई थिंक तो आपको आती होगी। जी 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 जी। तो विद ओपन टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट में टेक्स्ट फाइल है हमारी कोई टेस्ट के नेम की, और उसे हम w कीवर्ड राइट कीवर्ड से ओपन करेंगे। हाँ जी। देन इसमें हेलो हाउ आर यू इसमें प्रिंट होकर के आएगा सर। बैकस्लैश का मतलब पता है ना? नेक्स्ट लाइन का सर नेक्स्ट लाइन से होगा ना। हाँ जी हेलो हाँ जी हाउ आर यू नेक्स्ट लाइन हो, नेक्स्ट बिल्कुल लाइन में आएगा, टू लाइन प्रिंट बिल्कुल होकर के आएंगी। बिल्कुल। फिर हम अपनी फाइल को रीड कर रहे हैं एफ डॉट रीड फंक्शन से। प्रिंट किया हमने सर, ये क्या स्टार है सेमीकोलन के अंदर? कहाँ पे?
सेमी प्रिंट जो थर्ड लाइन है ये 261, हाँ यस यस यस। ये सिर्फ लाइन डाली हुई है मैंने ऐसे ही अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक सेपरेशन के लिए ना, क्योंकि यहाँ पे आगे एक और कोड भी है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ वो 3 फॉर्मेट होते हैं ना, रीड, रीड लाइन और रीड लाइन। हाँ कंप्लीट आपकी फाइल को रीड करेगा, रीड हाँ जी। लाइन के अंदर केवल स्पेसिफिक लाइन को, एक सिंगल लाइन को यूज वो करेगा हाँ रीड। रीड लाइन और रीड लाइंस होता है। रीड लाइन का मतलब होता है सिंगल लाइन को रीड करता है। रीड लाइंस का मतलब एक लिस्ट ऑफ लाइंस रिटर्न कर देगा, जो बैकस्लैश लिस्ट है ऑफ ना लाइन्स, उसके बेसिस पे जी जी लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा उसको। जी 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 जी। ठीक है। यस सर, क्लियर है। हाँ सिंपल एग्जांपल है। उसके बाद ये एक और है, इसमें भी बेसिकली सेम चीज हुई है। सेम है सर ये तो। यार बेसिकली सेम एंड चीज का आ हुई गया है। ना, ये एक आप एंड का आ गए तो आप एंड तो वही है ना, फाइल के लास्ट से स्टार्ट करेगा लिखना। हाँ ठीक है। हाँ जहाँ यहाँ पे अपेंड मोड आ गया, मैंने ध्यान दिया अपेंड मोड है नहीं इसमें। तो ओनली 277 पे अपेंड मोड चल रहा है बस। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने ये देखा ही नहीं था, मेरे को लगा वही सेम कोड लिखा हुआ है दोबारा मैंने। अच्छा 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 अच्छा, नहीं हाँ नहीं नहीं। हाँ ठीक है क्लियर है ये भी। हाँ सर क्लियर है। ठीक है। फाइल हैंडलिंग भी सिंपल ही होती है, देखिए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती नहीं है। इसके अंदर एक्सटेंशन का कुछ मैटर नहीं करता, आप अपना कस्टम हाँ एक्सटेंशन हाँ, बना लो, आप कोई भी एक्सटेंशन मत भी दो, तब भी चल जाएगा सब। जी जी ठीक है। जी जी सर। हाँ क्योंकि हम एज अ प्रोग्राम लिख रहे हैं, हम कोड लिख रहे हैं, कोड के अंदर सब कुछ रीडेबल होता है। अब जब आप मान लो आपने सिर्फ टेस्ट के नाम से दिया, डॉट टीएक्सटी नहीं लगाया, तो भाई नोटपैड वगैरह में उसे खोल के नहीं देख पाओगे आप, उसमें अपने वीएस कोड वगैरह में तो इजीली दिखेगा ही वो। जी सर। ठीक है। इसके अंदर बस यहाँ पे जेसन हैंडलिंग है, ये आईडी है बता दूं। नहीं सर, ये नहीं सर, इसका बताना पड़ेगा आपको। जेसन पता है आपको क्या होता है? जेसन फाइल होती है ना इसके, बस ये सर जेसन बिल्कुल बिल्कुल स्क्रिप्ट बिल्कुल। के अंदर देखो फाइल होती है जेसन की। हाँ आपको मतलब जेसन फाइल का आइडिया है, मैं बताता हूँ जेसन यूज क्यों होता है। जेसन इज बेसिकली द यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर प्रोग्राम्स। जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना, तो जेसन के अंदर ही करते हैं। मान लो जब एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर अगर मैं वर्क कर रहा हूँ किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, तो उसके अंदर सिंगल लैंग्वेज के ऊपर तो वर्क होता नहीं है। अब पाइथन भी लगती है, सी प्लस भी लगती है कंपोनेंट्स के लिए, आपकी जावा वगैरह भी लगती है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए, है ना। तो अब जी जब सर। इतने सारे कंपोनेंट्स हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में बने हुए हैं, तो वो कंपोनेंट आपस में सही से तभी वर्क कर पाएंगे जब वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट होता है ना, वो जेसन के थ्रू होता है। ठीक है, आपस में जो कनेक्ट होंगे बेसिकली, हाँ। कनेक्ट नहीं मान लो सी प्लस प्लस वाले जो कम्युनिकेट। कोड है, उसने कोई डेटा जनरेट किया और पाइथन में मेरे को भेजना है, तो मेरे पास जो सबसे बेस्ट मेथड है ये करने का ना, वो जेसन फाइल के थ्रू है कि भाई सी प्लस वाला कोड मेरा एक जेसन फाइल के अंदर राइट कर देगा, और फिर वहां से वो पाइथन वाला कोड उसे रीड कर लेगा। ठीक है। ठीक है ना। जेसन इज नथिंग, बेसिकली डिक्शनरीज होती है फाइल के फॉर्मेट में। ओके। ठीक है। अगर मेरे पास कोई फाइल बनी पड़ी हुई है, हाँ ये बनी हुई है, तो इसी तरीके से दिस इज अ जेसन फाइल। डिक्शनरी बना रखी है इसमें तो। बेसिकली डिक्शनरी होती है फाइल के अंदर बस, जेसन फॉर्मेट। ठीक है ठीक है। इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि एक जेसन फाइल के अंदर ना एक ही डिक्शनरी आ सकती है, मैं इसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर ऐसे दूसरी डिक्शनरी स्टार्ट नहीं कर सकता, ये एरर कॉज करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ही डिक्शनरी अलाउ करता है ओनली। हाँ सिर्फ एक डिक्शनरी अलाउड होती है। ठीक है। ओके। ठीक है। अब यहाँ पे भाई मैंने इंपोर्ट जेसन किया है, जेसन बाय डिफॉल्ट पाइथन जेसन को हैंडल नहीं कर सकता, तो मेरे को जेसन की लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है। और जैसे जब मैं फाइल हैंडलिंग करता हूँ, तब मेरे पास रीड और राइट होता है, इसमें वो कन्वर्ट हो जाता है डंप एंड लोड में। लोड का मतलब होता है रीड, डंप का मतलब होता है राइट। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना। बाकी आप कोड एक बार रीड आउट दे दो, कोड को कहीं पे कुछ इश्यू लगे तो बता देना, देता हूँ वाला। ठीक है, विद ओपन इनको हमारी फाइल का नाम हो गया, जेसन एक्सटेंशन हो गया, डब्ल्यू हमारा मोड हो गया, राइट मोड, एज फाइल जेसन डॉट डंप, डेटा कॉमा एफ, ये क्या है सर? अच्छा डेटा, ठीक है हमने हाँ डिफाइन डेटा कर ये रखा वाली, है ना, डेटा हाँ डिक्शनरी। ये डेटा डिक्शनरी हमने डिफाइन कर रखा है, ठीक है, डेटा बिल्कुल कॉमा बिल्कुल एफ लॉस। ठीक है सर। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं। ठीक। नहीं। इसके बाद हाँ इस तरीके से अब देखो, जैसे आपको ना कुछ इसमें एडिटिंग करनी है, ये फाइल में कुछ एडिटिंग करनी है, तो उसका एक एग्जांपल है, मेरे पास सीधा सीधा मैं एडिट नहीं कर सकता, मेरे को इस तरीके से एडिटिंग करनी पड़ती है। देखो एक बार रीड आउट दो, समझना है तो बताना।
इंपोर्ट जेसन ए डॉट जेसन, हमने फाइल को ओपन रीड किया। ए डॉट जेसन क्या है सर? ठीक है नाम है बस, विद रैंडम फाइल है ओपन। कोई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ए नाम की कोई फाइल है, ठीक है ठीक है। जी हाँ जी हाँ जी। और जेसन फाइल है, वो अपना एक्सटेंशन आ गया, रीड कर रहे हैं हम फाइल को। देन लोड किया, बी इक्वल टू जेसन डॉट लोड एफ, फाइल को हमने रीड किया है बी के अंदर हमने फाइल को रीड किया है, देन क्लोज कर दिया। बी की एज में 32, नेम में योगेश, देन विद ओपन बी। अच्छा तो इसमें राइट हो जाएगा जो बी की वैल्यू जो है। सेकंड ऑपरेशन में यही हो ना सर, ए की फाइल आपने ओपन की हाँ जी राइट मोड में, हाँ देन जी जेसन डॉट डंप, मतलब राइट के लिए हम यूज कर रहे हैं। हाँ जी हाँ और जी। बी के बी कॉमा एफ के अंदर हमारी फाइल लोड है, बी के अंदर जो भी डेटा हो एफ फाइल के अंदर आ जाएगी। बिल्कुल, बेसिकली हमने क्या किया, ए डॉट जेसन जो फाइल थी उसके अंदर जो भी डेटा था उसको बी के अंदर डाला। ठीक है, बी के अंदर डालने के बाद मैंने उसके अंदर एडिटिंग कर दी, जो भी मेरे को एडिटिंग करनी थी, और उसको रीराइट कर दिया। ठीक है, ये तरीका होता है हाउ यू बेसिकली यू कैन से एडिट अ फाइल, एडिट अ जेसन फाइल। जैसे कि हम मतलब पाइथन में तो नहीं, शायद जावा में करते हैं। जैसे टेम्परेरी कीवर्ड ले लिया, ए की वैल्यू को बी में, बी की वैल्यू को टेम्परेरी वेरिएबल में, टेम्परेरी वेरिएबल को सी में करना। नहीं मतलब वो वाला कंसेप्ट नहीं है ये। इट्स बेसिकली कि जब मैंने बी इक्वल टू जेसन डॉट लोड किया ना, तो जो जेसन डॉट लोड है वो मेरे को एक्चुअली स्ट्रिंग वगैरह नहीं देता, वो सीधे मेरे को डिक्शनरी देता है। तो बी यहाँ पे मेरी एक डिक्शनरी बन जाती है, और फिर डिक्शनरी में मैंने वैल्यूज अपडेट कर दी हैं। ओके 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 सर, ठीक है, उसके बाद मेरे पास अब ऊप्स आ जाता है। ठीक है, ऊप्स के अंदर वही बेसिक सा होता है, बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। बेसिक जो ऊप्स के कंसेप्ट है भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, उसके अंदर हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से इंस्पायर होके प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट बनाते हैं। इसके अंदर जो हमारा मेन गोल रहता है वो रहता है कि मैं ना अपना कोड को मॉड्यूलर बना लूं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर पाऊं अपने कोड को, ताकि उसकी एडिटिंग में, उसकी डीबगिंग में, उसमें कोई नया फीचर ऐड करना है, किसी फीचर में कुछ चेंजेस करने हैं, सब में बहुत ज्यादा इजी है चीजें। तो एक बेसिकली मैं जब बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो एक मैनेज करके चल सकूं उसे, इसलिए हम उसके कंसेप्ट यूज करते हैं। क्लियर है? क्लियर। पर उसके क्लास ही जो कंसेप्ट जो है क्लास ही यूज होगी, बाकी ऑब्जेक्ट एनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस वगैरह वो देखो, वो जो कंसेप्ट है ना वो एक्चुअली आपके थियोरेटिकल कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हैं, एक्चुअल उसको कोड नहीं होता। मतलब उसको ऐसे आप एनकैप्सुलेशन नहीं लिखोगे। कंसेप्ट तो है, एनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, फिर पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन है, है। पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ हाँ, वो देखो ना, एब्स्ट्रैक्शंस है। ये सब तो आगे पता होंगे, या बता दो एक बार। क्या चीज सर? ये वाला इनका मतलब तो पता होगा, या बता दो एक बार। हाँ सर, सर कंप्लीट पता है एब्स्ट्रैक्शन हाँ का, भाई, बता। पॉलीमॉर्फिज्म, बिल्कुल। क्लास, हम्म। फिलर है। इसीलिए मैंने वही कहा कि मैं बेफालतू में क्यों उसको करना, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं हाँ, करना। तो यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ जो कंसेप्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब एनकैप्सुलेट करना किसी भी चीज को। तो मैंने यहाँ पे लाइंस को एनकैप्सुलेट किया हुआ है फंक्शन के अंदर, फंक्शन को एनकैप्सुलेट किया हुआ है क्लासेस के अंदर। ठीक है। ठीक है, दिस इज एनकैप्सुलेशन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पॉलीमॉर्फिज्म की बात करूँ, तो पॉलीमॉर्फिज्म में बेसिकली मैं पॉलीमॉर्फिज्म मेरे को अलाउ करता है सेम नाम से दो फंक्शन बनाने का, अगर वो डिफरेंट क्लासेस में है। यहाँ पे देखो, साउंड के नाम से यहाँ पे भी है, साउंड के नाम से यहाँ पे भी है, क्योंकि वो डिफरेंट क्लासेस में है। जी। ठीक है, और बेसिकली जब भी मैं क्लास में से एक फंक्शन को कॉल करना है तो मैं cat डॉट साउंड करके इस तरीके से कॉल करता हूँ। क्लियर है? यस सर, क्लियर। आप पाइथन के जो अंदर जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ठीक है, उस वाले पे चलते हैं, वो एक्चुअली अलग फाइल में ही है। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब एक क्लास मैंने डिफाइन करी है बैंकिंग के नाम से। ठीक है, इसके अंदर ना एक इनिशियलाइजेशन फंक्शन आता है, इसको हम डेफ इनिट के नाम से बोलते हैं। ठीक है, ये इनिट के नाम से बोलते हैं। हाँ, ये कीवर्ड है, इसको हम इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये एक इनिशियलाइजेशन मेरा फंक्शन हो जाता है, इससे मेरी क्लास को मैं इनिशिएट करता हूँ। जब भी मैं क्लास को इनिशिएट करूंगा ना, तो सबसे पहले ये वाला फंक्शन रन हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास एक, वैसे देखो जो यूजर नेम और पासवर्ड है ये तो सिंपल पैरामीटर्स है। ठीक है, जब मैं क्लास को इनिशिएट करते हुए यूज करूंगा उन पैरामीटर्स को। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास एक सेल्फ करके यू कैन से प्रॉपर्टी कैरियर बोला जाता है इसे। ठीक है,
इनहेरिटेंस का जो बेसिक मतलब होता है वो यही होता है कि भाई एक पेरेंट ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है चाइल्ड ऑब्जेक्ट से इनहेरिट कर सकता है, उसे ले सकता है, उसे यूज कर सकता है ना। तो एक जो पेरेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लास है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है मैं ना सेल्फ के अंदर स्टोर करके रखता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल टू 0 किया है मैंने, सेल्फ डॉट लॉगिन की वैल्यू सेट करी है, राइट। सो दीज आर माय सेल्फ इज माय प्रॉपर्टी कैरियर, और जो बैलेंस है लॉगिन है ये मेरी प्रॉपर्टीज है। अब आगे इसके जितने भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, चेक लॉगिन वगैरह है, चेक है, उसके अंदर जब मैं सेल्फ लिख देता हूँ तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। भाई पेरेंट ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज थी मैंने यहाँ पे सीधा सीधा इनहेरिट कर ली, इससे मेरा बैलेंस भी आ गया, लॉगिन भी आ गया, सब कुछ आ गया इसके अंदर। गेटिंग अ पॉइंट? इनहेरिटेंस कंसेप्ट क्लियर है? यस सर, कंसेप्ट क्लियर है, बट ये कोड में थोड़ा देखना पड़ेगा, वैसे तो कंसेप्ट क्लियर है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि इनिट वाला कंसेप्ट जो मैं मतलब इनहेरिटेंस से मेरा बेसिकली मतलब वही कोड वाला ही था। अच्छा। हाँ एक बार एक काम करो, कोड को रीड आउट दे दो और कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना। एक बेटर अप्रोच रहेगी कि ये ना कोड एक्चुअली काफी बड़ा है और इसमें ना नीचे से ऊपर हमें कनेक्ट करनी पड़ती है चीजें, तो मैं ये कोड ना आपको एक बार भेजता हूँ, आप अपने पास खोल के इसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके रीड कर लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है ना, बेस्ट अप्रोच ये रहेगी। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ मैंने आपको ये वाली फाइल भेज दी है, इसको ना एक बार खोल के अपने पास रीड आउट दे लो, और कहीं पे भी कोई भी इशू लगे तो लेट मी नो, मैं उसको समझा दूंगा, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके सेल्फ क्या है इसमें? पैरामीटर है क्या चीज? जैसे क्लास, बैंकिंग, डेफ हाँ कीवर्ड लगाया हमने, इनइट हमने फंक्शन लगाया, हाँ तो जी, सेल्फ आ रहा ना, सेल्फ हाँ सेल्फ यूजर नेम एंड पासवर्ड। सेल्फ ना हमारा प्रॉपर्टी कैरियर कहते हैं इसको, ये ना पैरामीटर नहीं ठीक है होता। हाँ जी, प्रॉपर्टी कैरियर, ठीक है। प्रॉपर्टी कैरियर से मेरा मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे ना जब मैं सेल्फ को यूज कर रहा हूँ तो बेसिकली इस क्लास की जितनी प्रॉपर्टीज है जैसे बैलेंस है या लॉगिन है मैं सब सेल्फ के अंदर डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट बैलेंस वगैरह किया हुआ है ना, तो मैंने बेसिकली इस क्लास की प्रॉपर्टी सेल्फ के अंदर डाल दी। अब जब भी जिस भी फंक्शन में मेरे को इस अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की नीड है और मेरे को इनहेरिट करना पड़ेगा, इनहेरिट में कैसे करता हूँ, सेल्फ को इनहेरिट कर लेता हूँ पूरे के पूरे को। गेटिंग अ पॉइंट? क्या सर? जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है वो प्रैक्टिकली ऐसे ट्रांसलेट होता है, ठीक है। कोई इधर मेरे को क्लास के बाद देख लूंगा, अगर कोई क्वेरी होगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में देख लूंगा, बाकी आगे चलते हैं। नो इशू नो इशू, ठीक है। इसके बाद इसी का एक पार्ट और है कि देखो यहाँ पे मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मैं इस तरीके से अपनी खुद की मॉड्यूल्स भी बना सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो क्लास थी मेरी पूरी उसको एक फाइल में रखा और जो मेरा ड्राइवर कोड था उसको एक डिफरेंट फाइल में रखा, ठीक है। अब जो इस फाइल का नाम है मैं उसको इस तरीके से इंपोर्ट कर सकता हूँ अपनी पूरी की पूरी क्लास को। बी क्लास इंपोर्ट बैंकिंग, क्योंकि बी क्लास मेरी फाइल का नाम है एंड यहाँ पे बैंकिंग मेरी क्लास है, मैं इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। हेलो, सर क्लियर है? क्लियर है ना? सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। कोई दिक्कत लग रही है अभी तक?
मेनली दिक्कत ना मेरे को नी में ही लग रही है, जो ये आपका इनहेरिटेंस वाला है, जैसे हाँ, न्यू हाँ, हाँ। कॉन्सेप्ट है मेरे लिए। अच्छा, जैसे एक अच्छा। वाली मैं करूंगा, अगर कोई क्वेरी आती है तो मैं नेक्स्ट हाँ, हाँ, श्योर, बताता श्योर, 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 श्योर। नो हूँ। इशू। और ये आपने जो अभी दिखाया रिसेंटली, मॉड्यूल हाँ मॉड्यूल जी, क्रिएट करना अपना, हाँ जी, हाँ जी, मॉड्यूलर पैकेज क्रिएट करना, तो हाँ ये जी, हाँ भी जी। थोड़ा देखना पड़ेगा, ये भी मेरे देखो, को। इसमें तो कुछ भी नहीं है मॉड्यूल क्रिएट करना, तो सिंपली मैंने एक फाइल बनाई पाइथन की, उसके अंदर हम्म, एक क्लास बनाई और अपने सारे फंक्शन लिख दिए। ठीक है। जो मतलब इनहेरिटेंस हमने यूज किया है। नहीं, इनहेरिटेंस वगैरह को भूल जाओ, अभी इनहेरिटेंस वाला दूर अलग हो गया। हम्म, मैंने यहाँ पे क्लास बनाई और उसके अंदर अपने सारे फंक्शंस लिख दिए। मैं यहाँ पे ठीक अगर है। अपने सिर्फ फंक्शंस भी लिखता ना, तब भी ये चीज एकदम सही से वर्क करती, कोई दिक्कत नहीं था। मैं सिंपल विदाउट बी, क्लास। हाँ, विदाउट क्लास ही वर्क करता। मैं सिंपली जैसे मेन डॉट पाई में फ्रॉम बी क्लास इंपोर्ट बैंकिंग किया है, मैं फ्रॉम बी क्लास इंपोर्ट जो भी मेरा फंक्शन का नाम होता वो भी कर सकता था। ठीक है। और जिसमें मेरे पास ना एक ये स्टूडेंट ने बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, मैं ये दिखाता हूँ आपको। अ, 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 हाँ, यहाँ पे ना बेसिकली एसक्यूएल के ऊपर एक प्रोजेक्ट है कि भाई एसक्यूएल के अंदर डेटा वगैरह सेव होता है, वहां से एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है पाइथन और एसक्यूएल को कनेक्ट करके। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये sql.py वाली फाइल देख लो। ठीक है। इसके अंदर दिस इज हाउ यू बेसिकली कनेक्ट फ्रॉम पाइथन टू एसक्यूएल। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर मैंने पांडास भी यूज किया है और पायोडीबीसी भी यूज किया है। नहीं, इसके अंदर नहीं किया शायद से मैंने, नहीं, हाँ, किया है। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने दो चीज यूज करी है, पायोडीबीसी और पांडास। अब जो पायोडीबीसी है ना, ये एक्सक्लूसिव टू एमएस एसक्यूएल है। ठीक है। जो हम एमएस एसक्यूएल पढ़ते हैं ना, उसके एक्सक्लूसिव है ये। ओके ओके। ओके। या तो हर एक बेसिकली एसक्यूएल के फ्लेवर के लिए अलग अलग मेरे पास लाइब्रेरीज होती है। जैसे अगर मैं माई एसक्यूएल के लिए बोलूँ तो उसके लिए एसक्यूएल कनेक्ट करके होता है। ठीक है। एक अगर एसक्यूएल लाइट के लिए बोलूँ तो उसमें एसक्यूएल लाइट के नाम से ही लाइब्रेरी होती है। ठीक है। अगर मैं पोस्टग्रेस के लिए बोलूँ तो पोस्ट एसक्यूएल करके एक लाइब्रेरी होती है मेरे पास। ठीक है। अलग अलग लाइब्रेरीज नहीं है। ठीक है। ओके ओके। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दो चीजें करी हैं। मैंने राइट के लिए अलग फंक्शन लिखा हुआ है और रीड के लिए अलग लिखा हुआ है। ठीक है। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब मैं क्वेरी को राइट करता हूँ ना पाइथन के थ्रू, तो याद है हमने ट्रांजिशन वाला कंसेप्ट किया था। ट्रांजेक्शन वाला, ठीक है। हाँ, तो वो ना ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन के अंदर जाती है क्वेरी। अच्छा। ठीक है। तो मेरे को अपना क्वेरी लिखने के बाद उसको कमिट करना पड़ता है, जो भी मैंने मॉडिफिकेशन करी उसको कमिट करना पड़ता है। एंड ठीक है। रीड करने के लिए वो वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मैंने एक ट्रांजेक्शन को कमिट किया, कमिट करने के बाद मेरे पास जो पाइथन के अंदर से डेटा है वो चला गया, एसक्यूएल में स्टोर हो गया, बट मेरे को उसका आउटपुट नहीं मिलेगा। मेरे को जब रीड करना है तो उसका आउटपुट चाहिए ना, तो उसका आउटपुट नहीं मिलता मेरे को। ओके। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या किया कि भाई मैंने सबसे पहले तो कनेक्शन डिफाइन करना होता है हमें एक। ठीक है। कि भाई मेरा ड्राइवर कौन सा है, एसक्यूएल सर्वर का ड्राइवर है। सर्वर का नाम डिफाइन करते हैं हम, डेटाबेस का नाम डिफाइन करते हैं, और ट्रस्टेड कनेक्शंस को यस करते हैं कि भाई हाँ, ये मेरा एक ट्रस्टेड कनेक्शन है। ठीक है। इसको हम डालते हैं ये बेसिकली पाइथन को एसक्यूएल से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली इसको हम ना कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है। और इसको देखो, वैसे तो मैं इसको किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ, नो इशू, बट एक कॉन के नाम से बेसिकली ये यू कैन से, जैसे फॉर आई इन रेंज है ना, तो आई की जगह मैं लिख कुछ भी सकता हूँ, बट आई ही यूज किया जाता है। जी 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 तो जी। उस तरीके से हो गया ये। ओके। ठीक है ये सिर्फ एक वेरिएबल ही, बट स्टैंडर्ड बना हुआ है कॉन के नाम से ही। जैसे उसके लिए नमपाई के लिए एनपी यूज करते हैं, हाँ पांडा जी, के हाँ लिए जी, हाँ पीडी जी, हाँ यूज जी, करते हैं, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ठीक है। अब मेरे को एक कर्सर डिफाइन करना पड़ता है। कर्सर इज बेसिकली जो मेरी क्वेरी को लेता है और इस सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाया है, और कर्सर के अंदर जो भी इस क्वेरी का आउटपुट होता है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर कनेक्शन डॉट कमिट होता है कि भाई जो भी मैं राइटिंग कर रहा हूँ ना, मैंने बताया वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिशन के अंदर चले जाते हैं, तो मेरे को कमिट करना पड़ता है ट्रांजिशन को।
उसके बाद मैंने कर्सर डॉट क्लोज और कनेक्शन डॉट क्लोज किया है, ठीक है। अब द प्रॉब्लम इज, जैसे ही मैंने कमिट किया तो मेरा जो कनेक्शन है ना, जो मेरी डेटा था वो कमिट हो गया और मेरे कर्सर में से भी वाली वैल्यूज चली जाती हैं, ठीक है। तो ये जो रिटर्न आउट है ये सिर्फ बेसिकली हैंडलिंग के लिए है कि भाई कुछ वैल्यूज रिटर्न कर दे, ठीक है, नन रिटर्न कर दे बेशक से, बट एक्चुअली डेटा इसके अंदर आता नहीं है, इसलिए मेरे को रीड के लिए अलग से बनानी पड़ी, ठीक है। एसक्यूएल में से डेटा रीड करने के लिए मैंने पांडास का यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेम वही एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई और यहाँ पे मैं सीधा सीधा पांडास यूज कर सकता हूँ, pd डॉट रीड एसक्यूएल क्वेरी एंड कनेक्शन, कि भाई ये क्वेरी इस कनेक्शन पे एग्जीक्यूट कर दो, मेरे को कर्सर की वगैरह की इन सबकी कुछ जरूरत नहीं है। बट पांडा से मैं राइट नहीं कर सकता, पांडा से राइटिंग इन द एसक्यूएल इज नॉट अलाउड। तो राइट अगर करना हो तो सर करना तो ये मेरा पास ये वाला मेथड है, तभी तो मैंने दो अलग अलग बना रखे हैं, वरना पांडा से राइट करते थे ना। जी जी जी, ठीक है, पांडास बेसिकली डेटा को हैंडल करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए है ना, तो उससे राइटिंग वाला पार्ट अलाउड नहीं होता। ओके ओके, क्लियर है? यस सर क्लियर है। कोई डाउट वगैरह अब तक? नहीं सर कोई डाउट। इसके बाद हम चलते हैं लाइब्रेरीज पे, ठीक है। लाइब्रेरीज के लिए मैं आप गूगल कोलैब पे जाऊंगा, आपने गूगल कोलैब यूज किया हुआ है पहले? यस सर। ठीक है, तो फिर तो मेरे को गूगल कोलैब को एक्सप्लेन करने की नीड नहीं पड़ेगी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं फाइल्स खोल लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग से थोड़ा बता देना सर गूगल कोलैब के बारे में। बाकी मैंने लास्ट दो ऑप्शन थे, गूगल कोलैब यूज कर लिया, नोटबुक, तो मैंने नोटबुक यूज की थी। सॉरी, नोटबुक मतलब दो ऑप्शन थे हमारे पास कि भाई जुपिटर नोटबुक बुक यूज कर सकते हैं गूगल कोलैब, तो मेरे को जुपिटर नोटबुक का थोड़ा इंटरफेस ठीक लगा तो मैंने वही यूज की थी, तो इसका मुझे आइडिया है पर कम है। बेसिकली गूगल कोलैब और जुपिटर नोटबुक ना एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव नहीं है। जुपिटर नोटबुक इज द मेन इंटरफेस, ठीक है। जो आप इंटरफेस देखते हैं ना जुपिटर नोटबुक का, वो जुपिटर का ही एक्सक्लूसिव है। गूगल कोलैब इज यू कैन से अ क्लाउड प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर जुपिटर नोटबुक रन हो रहा है। कैसे क्लाउड पर जुपिटर नोटबुक रन हो रहा है? हाँ, क्लाउड पर जुपिटर नोटबुक रन हो रहा है और उस नोटबुक का एक्सेस मेरे को मिल जाता है। बेसिकली जब मैं जुपिटर नोटबुक यूज कर रहा हूँ तो भाई जो कोड वगैरह है ना, सब कुछ मेरी सिस्टम पे रन हो रहा होता है। जी जी, है ना, जो रिसोर्सेज है मेरे सिस्टम के लग रहे होते हैं। गूगल कोलैब में सिर्फ ये फर्क है कि भाई जो कोड रन हो रहा है, जो रिसोर्सेज लग रहे हैं ना, वो गूगल के एक सर्वर के लग रहे हैं, मेरे सिस्टम पे लोड नहीं पड़ रहा कुछ। ठीक है, बाकी मैं अभी शेयर करूंगा, आप देखोगे एकदम सेम ही है। नोटबुक जैसा ये पूरा जी सर, बिल्कुल जुपिटर नोटबुक जैसा ही है। जी जी, भाई मैंने बताया कि ये एक्चुअली ये भी जुपिटर नोटबुक ही है, बस फर्क इतना सा है जब मैं नॉर्मली जुपिटर नोटबुक यूज करता हूँ तो वो मेरे सिस्टम पे ही इंस्टॉल्ड होती है, ये गूगल का एक सर्वर है उसके ऊपर इंस्टॉल्ड है। यहाँ से ना मैं यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ मेरे को किस तरीके का रन टाइम वगैरह चाहिए इसको रन करने के लिए बैकएंड पे। तो बेसिकली गूगल कोलैब इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि डेटा साइंस वगैरह के टाइम पे ना, अब मेरे सिस्टम में तो इतनी हैवी जीपीयू वगैरह पॉसिबल नहीं है भाई मैं ट्रेन कर लूँ। ऑल्दो मेरे पास जो जीपीयू है काफी अच्छा खासा है, वो लाइक एक डीप लर्निंग के मॉडल को ऑलमोस्ट 15-20 मिनट में ट्रेन कर देता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बट स्टिल जो गूगल कोलैब का मेरे को T4 जीपीयू मिलता है वो काफी बेटर है, वो कुछ 1 से 2 मिनट में ही ट्रेन कर देता है। हाँ, प्लस यहाँ पे मेरे को टीपीयू भी मिल जाते हैं। जीपीयू टीपीयू क्या होते हैं? जीपीयू तो पता होगा आपको, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। जी जी, टीपीयू इज टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली जीपीयू का एक हाँ जीपीयू का एक स्पेशलाइज्ड वर्जन है जो कि भाई एआई मॉडल्स को ट्रेन वगैरह करने के लिए डिजाइंड है। ठीक है ना, ओके। हाँ जी, तो वही है, बस मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, कनेक्ट भी हो जाएगा। पांडा से स्टार्ट करेंगे? पांडा से स्टार्ट करते हैं, हम पैसे कर लेते हैं जैसे आप बोलो। नहीं सर, जैसे आप कंफर्टेबल हो। नहीं मैं तो हर चीज में कंफर्टेबल हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो चल लेते हैं, कोई पे आ गए। नंपाई का आइडिया है? हाँ सर, नंपाई का आइडिया है।
ठीक है, न्यूमेरिकल पाइथन करके फुल फॉर्म है इसकी। हाँ जी हाँ जी, न्यूमेरिकल पाइथन बिल्कुल और बिल्कुल। npm इंपोर्ट पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा ये पिप कमांड के हेल्प से पहले तो। हाँ मतलब गूगल कोलैब पे में कोई सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, कि गूगल कोलैब पे ना, अच्छा इसका आपने पिप इंस्टॉल से याद दिलाया, एक पार्ट तो रह गया हाँ हमारा, वो पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला पार्ट रह गया ना। जी 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 जी। हाँ, कोई नहीं सर। सही याद दिलाया, फिर वो वाला पार्ट भी बता देता हूँ। ये है ना, हम एक्चुअली फास्ट चल रहे हैं, तो मेरे को हाँ सिलेबस हाँ, देखने की नीड ही नहीं पड़ रही कि भाई अब क्या कराना है, अब क्या कराना है। देखना है क्या देखना, सही हाँ, बात है। करवाता जा रहा हूँ। तो इसको बंद करते हैं एक बार, सबके में नीड नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास ना कंसेप्ट होता है पिप और वर्चुअल एनवायरनमेंट का। पिप का कंसेप्ट तो आगे सबको इजीली क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। यस सर। और उसमें दो ही कमांड होते हैं, पिप इंस्टॉल, पिप रिमूव। वैसे तो पिप सर्च वगैरह भी होता है, पिप फेच, पिप लिस्ट वगैरह भी होता है, तो बट उन सबकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, ज्यादातर आपको वही पिप इंस्टॉल और पिप बट रिमूव। मेनली बेसिकली यही यूज होते हैं इंस्टॉल एंड हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट का आइडिया है? नहीं किसका सर? वर्चुअल एनवायरनमेंट, नहीं सर। ठीक है मैं बता देता हूँ। अब देखो बेसिकली जब मैं पिप यूज करता हूँ तो क्या होता है, जितने भी मेरे जो पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं, जैसे numpy, pandas, matplotlib, कुछ भी है, वो जो मेरे इंस्टॉल होते हैं वो मेरे सिस्टम में जहाँ पे पाइथन इंस्टॉल्ड है वहां पे इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई मान लो मैंने ना आपको कोई एक प्रोजेक्ट दिया, आपने उसका पाइथन का कोड लिख के भेजा, उसके अंदर पांडास लग रहा था, numpy लग रहा था, आपने मेरे को लिख के भेजा। अब जैसे मान लो आपने पाइथन अभी इंस्टॉल किया है, आपको लगा लो 1 महीना 2 महीने हो गए, ठीक है, तो आपका पाइथन ठीक का है जो वर्जन है काफी न्यूअर है। मेरे पास जो ठीक पाइथन इंस्टॉल्ड है वो सालों से इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पे देखोगे भी, अभी मैं जो पाइथन यूज कर रहा हूँ 3.9.9 है ठीक है। ना, मेरे पास बहुत पहले से इंस्टॉल्ड है पाइथन। हम्म, सो प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई अब आपने मेरे को अपने वाली पाइथन में कोई कोड लिख के भेजा, आपने numpy, pandas वगैरह सब कुछ लेटेस्ट इंस्टॉल किया होगा, जी जी तो आपके पास जो वर्जन आएगा वो मेरे पास, अगर मेरे पास numpy, pandas इंस्टॉल्ड है तो उससे मैच नहीं करेगा। सर। तो ये प्रॉब्लम है, आपका कोड मेरे पास ढंग से चलेगा नहीं। हम्म, ठीक है, तो इस कंसेप्ट से, इस चीज से बचने के लिए, या फिर मतलब एक रीजन और होता है कि भाई आप मान लो आपने खुद के लिए ही कोई प्रोजेक्ट बनाया आपने, ठीक है, पाइथन में कोई प्रोजेक्ट डेवलप करके रखा, आपने 2-3 साल बाद आपको लगा कि भाई इसके अंदर कोई नया फीचर डालना चाहिए, तो 2-3 साल बाद तक तो भाई आपके भाई numpy वगैरह का जो आपने यूज किया था वो पुराने हो गए, तब आपके पास नहीं होंगे, जी जी है ना। तो भाई इससे बचने के लिए, इन सब दिक्कतों से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट्स। ठीक है, और वर्चुअल एनवायरनमेंट्स होते क्या है? वर्चुअल एनवायरनमेंट इज बेसिकली कि भाई मैं, जैसे ये फोल्डर है, मान लो ये मेरा जैसे फोल्डर है ना, ये मेरा एक पाइथन प्रोजेक्ट का फोल्डर है, तो इसी के अंदर मैं जितने भी मेरे पैकेजेस है एक नया फोल्डर बना के इसी के अंदर इंस्टॉल कर देता हूँ, तो उसको बोला जाता है वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है सर। कंसेप्ट समझ आया? सर ठीक है, करते कैसे हैं वो देख लेते हैं। इसका अपना कोई कोड नहीं होता, दिस आर प्योरली कमांड्स। टर्मिनल खोला, ठीक है, सबसे पहले मेरे को वर्चुअल एनवायरनमेंट का हेल्पर पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, सो आई डू पिप इंस्टॉल वर्चुअल env। ठीक है, अब मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो मेरे पास रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आएगा, बट आपके में इंस्टॉल अच्छा नहीं था मेरे पास इंस्टॉल, चलो क्या हो जाएगा उसको? हाँ वैसे अगर इंस्टॉल होता तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा आता। ठीक है, तो मेरे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल हो गया। अब इसके अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, मैंने बताया था ना फोल्डर होता है, उसके अंदर मेरी चीजें स्टोर हो जाएंगी, जी 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 तो वो वाला पार्ट करते हैं। कैसे करते हैं हम? लिखूंगा पाइथन -m। -m का मतलब होता है आई एम यूजिंग अ मॉड्यूल, पाइथन का कोई मॉड्यूल यूज कर रहा हूं मैं। और जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो वर्चुअली env के नाम से इंस्टॉल होता है, जब मैं इसको यूज करूंगा तो वेन्स के नाम से यूज होता है। ठीक है, और इसके बाद मेरे को देना होता है अपने फोल्डर का नाम, जो भी मेरे को अपने फोल्डर का नाम रखना है। मैं यूजुअली .env रखता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो, डजंट मैटर, लाइक लिटरली कुछ भी नाम हो सकता है यहाँ पे। मैं एक्चुअली सिर्फ डॉट के नाम से ही फोल्डर बन सकते हैं। ठीक है, मैं .env रखता हूँ, स्नैपर को करता हूँ, बट आगे डॉट क्यों लगा, तो इसका रीजन पता है आपको? डॉट कीवर्ड सर फाइल बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए? नहीं 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 नहीं, इसका रीजन पाइथन से अलग है, ये आपका डेवऑप्स का कांसेप्ट होता डॉट कीवर्ड से कोई फाइल एक्सेस करनी है? है। अरे मैं कहता हूँ डॉट कोई कीवर्ड नहीं है, ये ना आपका डेवऑप्स का कांसेप्ट है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिल्कुल अलग कांसेप्ट है।
सर आप बताएं। मैं बता देता हूँ। देखो, आपको ये पता होगा कि भाई जब भी मैं किसी भी कंपनी के अंदर वर्क करूंगा तो वहां पे जो भी मैं प्रोजेक्ट वगैरह लिख रहा हूँ वो ना कहीं सर्वर पे किसी पे स्टोर होता है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि भाई मैं जो कोड लिख रहा हूँ सिर्फ मेरे पास ही है, कंपनी पे पास उसका कोई बैकअप वगैरह रखी नहीं रही कंपनी। ऐसा तो नहीं होता। कंपनी जो भी जी मैं जी। कोड लिख रहा हूँ मैं सबमिट करता हूँ, वो उसको मैनेज करके रखती है प्रॉपर अच्छे से। हम्म, तो जो ये मैनेजमेंट वाला पार्ट होता है वो होता है वर्जन कंट्रोल। ठीक है ठीक है। ठीक है, उसको कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, जैसे आपने गिटहब सुना है, गेटअप सुना है सर। गिटहब भी एक्चुअली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही है, बट वो पब्लिकली अवेलेबल वाला है। ओके ओके। ठीक है, तो अब जितने भी मेरे वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं वो सब ना होस्टेड होते हैं किसी सर्वर के ऊपर। हम्म, जैसे गिटहब भी है, वो भी एक गिटहब का बेसिकली एक सर्वर है जिसके ऊपर गिटहब चल रहा है। जी जी। अब जितने भी ये सर्वर होते हैं वो लाइक 99% टाइम्स लिनक्स के ऊपर रन कर रहे होते हैं, विंडोज सर्वर वगैरह नहीं यूज होते वहां पे, है ना। लिनक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। लिनक्स यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे इसका आता है लिंक। जब मैं डॉट टीएनवी बनाता हूँ ना, तो हम्म, जितने भी फोल्डर मेरे डॉट से शुरू होते हैं वो एक्चुअली लिनक्स के लिए हिडन होते हैं। किसके लिए सर? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे डॉट से अगर कोई फोल्डर मैं बनाता हूँ ना, तो बेसिकली वो मैं हाँ। एक हिडन फोल्डर बना रहा हूँ, हिडन फोल्डर। अच्छा अच्छा, हिडन फोल्डर। हाँ, इसका मेरे को ठीक फायदा है। क्या मिलता है कि जैसे मैंने अपना डॉट ईएनवी बनाया, मैंने काम करना शुरू कर दिया और मैंने हम्म, अपना कोड फिर गिटहब पे पुश किया, तो गिटहब ऑटोमेटिकली देख लेगा कि भाई इस फोल्डर के आगे डॉट लगा हुआ है और वो इस फोल्डर को लेगा ही नहीं। और वही मेरे को चाहिए भी, क्योंकि भाई इन्वायरमेंट थोड़ा ना गिटहब के ऊपर डालूंगा। अगर मैं अपना कोड जी कुछ ओपन सोर्स वगैरह में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो जो मेरा इन्वायरमेंट है वो थोड़ा ना गिटहब के ऊपर डालूंगा। जी सर। तो यहाँ पे पॉइंट आता है डॉट टीएनबी का। नेसेसरी नहीं होता, आप हटा भी सकते हो, बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि जो भी ऐसी फाइल है जो कि भाई ओके। आपको आपके पीसी से बाहर नहीं चाहिए, कि भाई आपके पीसी को लीव ना करे ऐसी कोई फाइल, तो उसके आगे आप डॉट लगा दो। तो आप फिर बिंदास अपना वर्जन कंट्रोल यूज करो, कुछ भी यूज करो, वो फाइल आपके पीसी में ही रहेगी, कहीं बाहर नहीं जाएगी। ओके ओके। समझ गए। यस सर। ठीक है, उसके बाद बस मैंने एंटर किया, देखो इसने एक फोल्डर बनाया। इट विल टेक सम टाइम इस फोल्डर को पूरा कॉन्फ़िगर कर रहा है ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है ये, बट इसको बनाने दो एक बार। इसने बना दिया है, क्लियर है। ठीक है। इसका कोई ऐसा आउटपुट नहीं आता, बस ये भाई थोड़ा देर रन होएगा और अगर कोई एरर नहीं आया तो मतलब मेरा बन चुका है ये इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इसको एक्टिवेट करने के लिए सिंपली मेरे को क्या करना होता है, इन्वायरमेंट का नाम लिखा env, यहाँ पे जो मैंने नाम दिया था वो लिखा। तो थोड़ा ऊपर करना सर, स्लाइड करना। हाँ, ये स्लाइड होगा नहीं अभी, रुको। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, जी बोले। मैंने किया डॉट env हम्म, बैकस्लैश, अरे हम्म, एक मिनट रुको, मैं इसको ना क्लियर कर लेता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। अभी बेटर है, ठीक है। उसके बाद मैं लिखा डॉट env बैकस्लैश हम्म, स्क्रिप्ट बैकस्लैश एक्टिवेट। मैं एंटर किया और अब मेरे जो लाइन आ रही थी, जो कमांड लाइन आ रही थी, इसके आगे डॉट env लिखा आ रहा है, मतलब जी मेरा जी। यहाँ पे इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब जो भी मैं पिप ओके। कमांड यूज करूंगा ना, जैसे मैंने किया पिप इंस्टॉल pandas numpy 2 ही ले लेते, एंटर किया तो ये अब इंस्टॉल हो रहा है ना। ये एक्चुअली मेरे इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो रहा है इंस्टेड ऑफ माय सिस्टम। अगर मैं इस फोल्डर को ओके। डिलीट कर दूंगा तो मेरा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट रिमूव हो जाएगा एक साथ। ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट बोल रहे हैं ना सर अपने टॉपिक का हाँ, नाम? हाँ जी, हाँ वर्चुअल जी, इस एनवायरनमेंट। concept को हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है ठीक है, जो भी एनवायरनमेंट हो रहा है उसे वर्चुअली क्रिएट करना, बिल्कुल वर्चुअली बिल्कुल बनाना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। जैसे उसमें भी तो होता है, आई थिंक जावा में भी होता है, जावा वर्चुअल मशीन नहीं नहीं, एनवायरनमेंट जावा जेवीएम। वर्चुअल जेवीएम तो अलग कंसेप्ट है, वो तो कंसेप्ट ही पूरा अलग है। जे कुछ वहां पे भी रहता है सर, ये कुछ एनवायरनमेंट का ना, जेवीई या ईवीएम करके कुछ नहीं, जो एनवायरनमेंट वहां का। पे होता है, देखो जो वर्चुअल एनवायरनमेंट का कंसेप्ट है ना, वो तो देखो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर है। बट जावा में जिस चीज की आप बात करो ना, उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कहा जाता है। हाँ, जेआरई होता है सर, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट भी अलग हो जाता है, वो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट जैसा नहीं है। जावा रन टाइम अच्छा। एनवायरनमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भाई जावा एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ठीक है, तो
कंपाइलिंग का बेसिकली मतलब होता है कि जो मेरा बेसिकली इंग्लिश में लिखा हुआ कोड है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लैंग्वेज कन्वर्ट करे, ठीक है। हाँ, अब जो ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला पार्ट है ना, वो हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। अगर मैंने मान लो एक जावा का कोड है, उसको मैंने अपने विंडोज के सिस्टम पे कंपाइल किया है, तो जो उसकी कंपाइल्ड फाइल है ना, वो लिनक्स के सिस्टम पे नहीं चलेगी। जी 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 जी। ठीक है, जावा में तो नहीं होता ये। सी प्लस प्लस में अगर मैं बात करूँ सी तो प्लस प्लस सी में भी होता है, थिंक ये। हाँ, सी सी प्लस प्लस में अगर मैं बात वो करूँ तो मैंने अगर हाँ विंडोज तो पे कंपाइल करी है तो लिनक्स वगैरह पे नहीं चलती, हम्म, क्योंकि मशीन कोड अलग हो जाता है उसका, राइट। बट जी जावा जी इस चीज को जेआरई के थ्रू सॉल्व कर देता है। क्यों? क्योंकि जो जावा जब कंपाइल करता है ना, वो जेआरई के लिए कंपाइल करता है, मशीन के लिए जी जी कंपाइल जी नहीं करता, वो जेआरई के लिए जी सर। कंपाइल करता है। तो भाई जेआरई हर एक सिस्टम पे सेम ही है। तो जब भी मैं जावा की फाइल रन करूंगा, चाहे विंडोज पे कंपाइल की हो चाहे लिनक्स पे कंपाइल की हो, वो हर एक प्लेटफॉर्म पे इक्वली एकदम सही चलेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। ये होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ओके ओके ओके। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब अगर मैं यहाँ से पाइथन रन करूँ, ठीक है, पाइथन के अंदर आया, मैंने इंपोर्ट पांडास किया, हो गया। अच्छा, कोई तो मेरी फाइल बैकग्राउंड में रन हो रही होगी, वो उसका आउटपुट आ गया है। बट हाँ, इंपोर्ट बेसिकली पांडास मेरा इंपोर्ट हो पा रहा है। ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली सा पॉइंट है। ठीक है, अच्छा ये इशू है, यहाँ पे मैंने पांडास के नाम से एक फाइल पड़ी होगी शायद से। हाँ, मेरे पांडास के नाम से एक फाइल पड़ी है यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास ऐसे पांडास के नाम से वगैरह जैसे फाइल पड़ी है ना, और आप इंपोर्ट पांडास करने का ट्राई करते हो, तो इस वाली फाइल को प्रायोरिटी मिलती है ओवर द मॉड्यूल जो आपने इंस्टॉल किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो मैं इसको ना रीनेम कर देता हूँ, पांडास बंद कर देते हैं इसे। अब इसको मैं अगर करूंगा इंपोर्ट पांडास, तो देखो इंपोर्ट हो गया इजीली। बट वहीं अगर मेरे पास मेरे अभी तो देखो मेरे सिस्टम में भी पांडास इंस्टॉल है, तो नॉर्मली भी चल जाएगा। बट अगर मेरे सिस्टम में पांडास इंस्टॉल नहीं होता ना, तो अगर इन्वायरमेंट के तो बाहर मैं इंपोर्ट करता तो वो रन एरर करता। मिलता। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये होता है कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है ठीक है सर, यहाँ से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट वगैरह नहीं से? नहीं, वर्चुअल इन्वायरमेंट वगैरह के तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इंटरव्यू में। वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्चुअली तब यूज होता है जब आप एक्चुअली काम कर रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जब आप एक्चुअली किसी भी कंपनी में काम करोगे ना, आप पाइथन वगैरह यूज करोगे, तो वो आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट के बाहर काम करना लाइक प्रेफर ही मत करना कभी भी, क्योंकि भाई सर वरना आपके आपकी। पास कोई ठीक है, बोलो बोलो आप बोलो। ठीक है। मैं कहता कोई सर ऐसी पीडीएफ या लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, मतलब कि जो लाइकली इंटरव्यू में रिपीटेड क्वेश्चन है पूछे जाते हों, जो लाइक एसक्यूएल के अंदर, देखो एक्सेल के अंदर, इसमें ना, पाइथन के अंदर? अगर आप नॉर्मली सर्च करोगे ना गूगल वगैरह पे, तो जो इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली वही हाँ क्वेश्चंस होते हैं। इंटरव्यू में आपकी ना टेक्निकल स्किल बहुत ज्यादा कम टेस्ट की जाती है। ठीक है, हाँ हाँ। आपको बस इतना टेस्ट किया जाता है कि हाँ आइडिया है, पता है। तो लाइक टेक्निकल वाले पार्ट के लिए जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, वो आप नॉर्मली जो गूगल पे मिल जाते हैं ना, वो वाले पढ़ लो, मोर देन इनफ रहते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में जो मेन चीज आपकी टेस्ट की जाती है, वो टेस्ट की जाती है कि भाई आपको एपेटाइट कितने, आप क्यूरियस कितने हो, सबसे पहली चीज। कि भाई आपको नई नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना पसंद है या नहीं है, या फिर आपने एक बार जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया और उसमें एक्सप्लोर करना पसंद ही नहीं है, ये चीज टेस्ट की जाती है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट की जाती है। ठीक है, टीम वर्क वगैरह टेस्ट किया जाता है, ज्यादातर आपको ये सारी चीजें टेस्ट की जाती हैं। क्योंकि टेक्निकल स्किल आप एक बार कंपनी में आ गए, कंपनी आपको सिखा भी देगी। अच्छा अच्छा बट जो टीम वर्क है, जो आपकी क्यूरियोसिटी है, वो सब कंपनी नहीं डाल सकती आपके अंदर। तो एक्चुअली जो हायरिंग ज्यादातर होती है वो क्यूरियसनेस वगैरह के ऊपर होती है, टेक्निकल स्किल्स पे इतनी ज्यादा नहीं होती है। अच्छा। इनफैक्ट अगर मैं गूगल वगैरह की भी बात करूं, तो हाँ डेफिनेटली उसमें टेक्निकल राउंड्स होते हैं। पर टेक्निकल राउंड्स वो फिर वही वाले होते हैं कि भाई क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछ रहे, वो क्वेश्चन उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म दे दिया, कोड करके दिखा दो, और एक दो चीजें फिर बेसिकली पूछ भी लेते हैं। टेक्निकल राउंड की वेटेज बहुत ज्यादा नहीं होती बेसिकली इंटरव्यूज में। हाँ, बस नॉलेज होनी चाहिए आपको उस कंसेप्ट की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नॉलेज डेफिनेटली होनी चाहिए, पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हो। ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं है आप आप क्या बोल अवेयर रहे हो। हो उस टॉपिक हाँ, से, आप अवेयर हो उस बिल्कुल टॉपिक से बिल्कुल कंप्लीटली, इन डेप्थ भी और बिल्कुल। उसमें ना ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करने का पॉइंट बनता नहीं है। आपको अगर अपने टॉपिक से अवेयर हो, तो भाई कुछ भी हाँ क्वेश्चन आ जाए हाँ। आप आंसर बहुत इजीली आंसर कर पाओगे। जी 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 हाँ, इसलिए इंटरव्यू वगैरह क्वेश्चन की इतनी ज्यादा नीड होती नहीं है। जी जी जी। ठीक है ना।
सो ये मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट का कंसेप्ट था। मैं रिमूव कर देता हूँ अपना एनवायरनमेंट, फिर और चीज़ों के साथ इशू देगा ये। गिव मी अ सेकंड, फिर हम पार्टनर्स वगैरह पे चलते हैं, ठीक है। क्या है, एक सेकंड देना मेरे को, ठीक है। मैं 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। ओके ओके हाँ सर, लाइब्रेरी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करें। हाँ ठीक है, वर्क्स, नो इशू। नेक्स्ट क्लास में हाँ कवर वैसे भी अभी करेंगे। टाइम हो ही गया है। हाँ हाँ हम पाई टाइम पांडा पे ध्यान नहीं दिया। मेथड और उससे रिलेटेड उसके कुछ और होगा तो हम डिस्कस कर हाँ लेंगे। जी हाँ जी हाँ जी, डन डन डन, ठीक है। मैंने एक्चुअली टाइम हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था टाइम पे। जी टाइम हो गया, वही हाँ थोड़ा चलो। हेक्टिक भी हो जाता है, हाँ एक हाँ हाँ घंटे से understand। ऊपर होता है तो। बिल्कुल बिल्कुल समझता हूँ मैं। अभी जॉब चलिए ठीक करके है। आए, मैं भी जॉब करके हाँ आया हूँ। ओके सर, बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू, चलिए ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय। बाय। ओके।